हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की हिंदी जो कि बुक क्षितिज है आपकी, इसका भाग 1 से हम दो बेलों की कथा गद्य खंड से पहला जो लेसन है आपका दो बेलों की कथा वो हम स्टार्ट करेंगे। इसके हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि यहाँ पर दो बेलों की कथा हम यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रेमचंद ने इस कहानी के द्वारा क्या समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमने देखा है कि दो बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। जो कृषक समाज यानी कि जो किसान होता है उसका और पशुओं का जो आपस में संबंध होता है, भावपूर्ण संबंध होता है, उसको वर्णन किया है, उसको बताया है। और इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, मतलब आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बार बार हमें प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है कि किस तरीके से हम दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों को ज़्यादा सुझाव दे सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है बेटा। पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे दो बेलों की कथा। यह जो कथा है या जो कहानी है प्रेमचंद जी ने लगभग 5 पार्ट में इसको लिखा है। तो हम एक एक पार्ट में, एक एक वीडियो के एक एक पार्ट में हम एक एक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई इंसान जो होता है ना, अगर कोई बेवकूफ़ी जैसा काम करता है या उसमें अक्ल नहीं हो वैसा अगर व्यवहार वगैरह करता है तो हम कहते हैं ना कि ये तो गधा है। तो जानवरों में सबसे जो गधा जो होता है सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, मतलब जिसके अंदर बुद्धि ना हो। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब हम ऐसा नहीं सोच सकते, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये तो गधा है। तो गधे का मतलब क्या, वास्तव में गधा जो एक जानवर होता है क्या वह वास्तव में बेवकूफ़ होता है? तो हम इसका निश्चय नहीं कर सकते। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो देखते हैं कि हम संसार में गायें भी होती हैं, वो भी कहीं कहीं सींग मारती है। या फिर होगा अगर हम देख लें कि कुत्ता जो कि एक पालतू जानवर है वो भी समझदार होता है, लेकिन वह भी क्या होता है, वह भी बहुत ज़्यादा कभी कभी रौद्र रूप धारण कर लेते या उसे भी क्रोध आ जाता है जब वह कहीं अपने आपे में नहीं रहता। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। हमने कभी भी गधे को ऐसा गुस्सा करते हुए नहीं देखा या क्रोध करते हुए नहीं देखा कि जिससे हम किसी बेवकूफ़ की तुलना जो है गधे से करें। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। मतलब जैसा आप उसको खाने को दे दोगे वैसा वह खा लेगा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। मतलब हमेशा वह इसी अजीबोगरीब स्थिति में रहता है कि उसे बस उठना है, काम करना है और जितना मिल जाए खाने को या जितना उसका मालिक दे दे खाने को बस उतना ही खाना है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों की जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब जितने जैसे कि ऋषि मुनि होते हैं, जितना मिल जाए उतना खा लेते हैं, जितना काम वो करते हैं उतना काम वो कर लेते हैं, किसी पर क्रोध वगैरह नहीं करते हैं। तो ठीक लगभग वैसी ही दशा उस गधे की हो गई है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन आदमी उसे बेवकूफ़ क्यों कहता है? सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मतलब इतना सीधा साधा होने के बाद भी उस गधे की, उस बेवकूफ़ इंसान की तुलना जो है गधे से की जाती है। यानी कि गधे को जो है बेवकूफ़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। कदाचित सीधापन यानी कि अगर हम सीधे बनकर रहेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। तो कहते हैं ना कि जो जंगल में जो पेड़ जो है सीधे होते हैं उनको काट दिया जाता है और जो टेढ़े होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। कील का ही अगर हम लोग उदाहरण ले लें, जो कीलें टेढ़ी होती है उनको रख दिया जाता है, अलग एक तरफ फेंक दिया जाता है, और जो कीलें सीधी होती है उनको ठोक दिया जाता है।
क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। मतलब ये हमारे भारतवासियों की जो दुर्दशा दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, आज़ादी से पहले की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस समय ऐसी कंडीशन हमारे भारत देश की थी। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद, यानी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा सीधेपन की वजह से अगर कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार का हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बोलना, उसका प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे नहीं तो वे हमारे ऊपर हावी होते जाएंगे। तो इसलिए लेखक यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर जीवन को आदर्श अगर वे जीवन को आदर्श को नीचा कर रहे हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा या सीखना ही पड़ेगा। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से दे देते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने, एक ही विजय से संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया कि जापान ने जिस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जहां जरूरत पड़ी वहां पर लोगों को बोलने का हक भी दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। तो गधे का छोटा भाई बेल को यहाँ पर कहा गया है, जो कि उससे छोटा है लेकिन उससे कम ही गधा है, मतलब उसमें थोड़ी बहुत बुद्धि है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। मतलब प्रेमचंद जी ऐसा सोचते हैं कि मेरा ऐसा सोचना नहीं है कि वह बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ बेल होता है, ऐसा उनका सोचना नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपने असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कभी कभी देखा है ना कि बेल बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेता है और सबको एक दूसरे को सींग मारने को दौड़ता है, इधर से उधर लोटे लगाता है, या जो भी दिख जाए उसे मारने को दौड़ पीछे पड़ जाता है, भागता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बेल की दुर्दशा है वो गधे से भी गई बीती है। झूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे। झूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची जो था उसके दोनों बेलों के नाम हीरा और मोती, 2 उसके बेल थे। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। यानी कि देखने में बहुत ही सुंदर थे, काम बहुत फुर्तीले करते थे, साथ ही साथ डील में ऊंचे, यानी कि बहुत ही अच्छे कच्चे जो है हट्टे कट्टे थे वो। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, मतलब दोनों बेलों में आपस में मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे, मतलब दोनों एक दूसरे को देखते थे और हम उन बेलों को जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे हों। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहते हैं कि जो जीवों में श्रेष्ठ जो है वह मनुष्य है, लेकिन जानवरों में भी ऐसी कला होती है कि वे एक दूसरे की भाषा आंखों में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं दोनों, और ऐसी श्रेष्ठता जो है मनुष्य में नहीं होती। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब हंसी मजाक के तौर पे दोनों एक दूसरे के सिंग मिला लिया करते थे। जैसे हम भी अगर किसी से विग्रह होते हैं या बिछुड़ते हैं तो हम एक दूसरे के गले मिलकर या एक दूसरे से प्यार जताकर हम एक दूसरे से विदा लेते हैं, तो ठीक वैसे ही उन दोनों बेलों में भाव था। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा घनिष्ठता होती है वही दोस्त आपस में एक दूसरे को प्रेम वगैरह करते हैं या एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही उन दोनों बेलों में था। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। तो जब दोनों बेलों में इतनी मित्रता थी कि वे एक दूसरे का जो भार था वो अपने सिर पर लेने के लिए तैयार थे, और इस तरीके से उन्होंने जब भी उन्हें दोपहर को या शाम को जब वो दोनों को खोल दिया जाता था तो एक दूसरे को चाट कर या प्रेम करके वे अपनी थकान को मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे, मतलब दोनों खाने के लिए भी एक साथ ही
बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी कि दोनों में इतनी घनिष्ठता आ गई थी कि जैसा पहला मित्र करता था वैसा ही दूसरा मित्र भी करता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात, जब झूरी ने एक बार जो है गोई को ससुराल भेज दिया तो बेलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, कि उन दोनों को कहाँ पर भेज दिया। तो उनको पता नहीं था कि उन दोनों को क्यों भेजा जा रहा है। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया। तो उन दोनों को ऐसा लगा कि उन दोनों को जो है उसके मालिक ने बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। जो झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेजा तो बेलों को पता नहीं था कि उन्हें बेल ये समझे कि शायद मालिक ने हमें बेच दिया, और उनको ऐसा लगे कि मालिक ने हमें यूं बेच दिया। तो उनको ये अच्छा लगा या बुरा ये तो हमें नहीं पता, या बेल कह भी नहीं सकता कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। पर झूरी के साले गया को, झूरी का साला कौन था, गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते हैं, क्योंकि दोनों बेलों को जब अपने ससुराल जाना था, अपने ससुराल ले गया, साला ले गया, गोई ले जाना था, तो दोनों को दांतों में पसीना, मतलब उसको दांतों पसीना आ गया कि लगभग ये बेल को चला नहीं पा रहा था। दोनों को पीछे से जब वो हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते हैं। पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मतलब जानने को तैयारी नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। मतलब वो जो मालिक था झूरी के जो दोनों बेल थे, वो बेल अपनी भाषा में, क्योंकि आज उनके पास जबान नहीं है, बोल नहीं सकते, तो वे अपने मालिक से जरूर पूछते। अगर उनके पास वाणी होती, अगर भगवान ने उन्हें जबान दी होती तो वे पूछते कि हमें क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया हो झूरी का जो झूरी ने दिया हो और उन्होंने मना कर दिया हो, या नहीं किया हो, या फिर कोई नुकसान कर दिया हो। उन्होंने, झूरी ने जो उनको काम दिया वो सारा काम उन्होंने किया। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। मतलब उन बेलों की दशा क्या हो रही है, वे अपनी अंतर भावना, अंतर मन में क्या सोच रहे हैं, ऐसा प्रेमचंद जी ने इस कहानी में लिखा है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। उनको ऐसा लग रहा है कि झूरी ने इन दोनों बेलों को बेच दिया है। शाम संध्या के समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। मतलब उनको खाने के लिए कुछ दिया गया तो उन्होंने खाया नहीं। दिल भारी हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। क्योंकि हम भी जब किसी को बेच दिया जाता है तो जानवर भी जो है इतना तो हमारे साथ मिलनसार हो ही जाता है कि उसे दुख तो होता ही है। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। मतलब बिना खाए पिए नीचे लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब गांव में जब सोता पड़ गया, मतलब लगभग सारा गांव सो गया, तो उसके बाद दोनों ने जोर मारकर पगड़े तोड़ा डाले। जो उनके बांधे हुए थे, उनको जहां बांधा गया था वहां से वो तोड़कर घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था वह रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी जब सुबह उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर, जहाँ पर उनको रखा जाता था, बांधा जाता था, वहाँ पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में घाव हो गया था, आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हुए थे और दोनों की आंखों में, दोनों ऐसा लग रहा था कि दोनों वहाँ से गुस्सा होकर भाग आए हैं और प्यार भी, अपने मालिक के प्रति प्यार भी झलक रहा था। झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब मालिक झूरी ने जैसे ही अपने दोनों बेलों को देखा तो वह भी गदगद हो गया। उसने दौड़कर अपने दोनों बेलों को गले से लगाया और चुंबन करने लगा। जैसा कि हम अपने किसी बिछुड़ने के मिलने पर जो जैसा भाव रहता है वैसा उसने उन दोनों बेलों के साथ किया।
घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार जानवरों और इंसानों का प्रेम यहाँ पर देखने को मिला था। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, मतलब जिसको जो अपने घर से जो मिला वह अपने घर से लेकर आया और उन दोनों बैलों को खिलाया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास भी नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, मतलब कितनी दूर से जाकर वे दोनों भागकर आ गए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। मतलब इतनी समझ तो इंसान में जितनी होती उतनी समझ तो उन दोनों बैलों में दिखा दी। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, मतलब इसका जवाब देने का जो है हिम्मत किसी ने नहीं की। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। जब झूरी की जो स्त्री थी यानी कि उसकी जो पत्नी थी, उसने दोनों बैलों को अपने दरवाजे पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। मतलब झूरी की जो स्त्री थी उसको, झूरी की जो पत्नी थी उसको दोनों बैल पसंद नहीं थे। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? मतलब अगर खाने को नहीं मिला होगा तो वो तो वापस अपने मालिक के पास ही आएंगे। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। उसने, झूरी की पत्नी ने झूरी से गुस्सा करके कहा कि हाँ तुम्हें इन बैलों को खिलाना आता है, तुम ही इनकी देखभाल करते हो, और तो हम देखभाल करना कोई जानता ही नहीं है। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी ने बोला कि अगर इनको चारा मिल जाता तो क्यों भागते वहां से? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। मतलब जो बैलों से, जो जानवर से प्यार करता है, झूरी की स्त्री के, झूरी की पत्नी के अनुसार वे वो बुद्धिहीन होते हैं, यानी कि बेवकूफ होते हैं जो जानवर से प्यार करते हैं। ऐसा स्त्री के, उस झूरी की पत्नी के अनुसार आता है। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। उसने कहा कि अब दोनों ठहरे कामचोर, मतलब कामचोर हैं और भाग निकले, इसलिए अब देखूंगी, अब इनको खली और चोकर नहीं दूंगी, केवल सूखा भूसा दूंगी, चाहे खाए और नहीं खाए तो मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जो वहां पर मजदूर थे उनको बोल दिया गया कि उन्हें केवल खाली भूसा दे दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। मतलब बेचारे जो बैल थे वो सूखे भूसे को खा नहीं सके और अपनी आशा भरी निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? झूरी ने अपने बैलों के लिए उस मजदूर से कहा। तो मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चराकर डाल आ। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, चुराकर डाल आ। मालकिन मुझे मार डाली। उसने बोला कि मालकिन मुझे मार डालेगी अगर मैंने इसको खली वगैरह डाल दिया तो बोल रहा है कि चुरा कर डाल आ। फिर वो बोलता है ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे, मतलब पीछे से तुम भी मेरी ही बुराइयां करोगे कि तुमने क्यों डाला। इस तरीके से स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने पर आपको ही दिक्कत आएगी, इसलिए इस फर्स्ट पार्ट को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो वीडियो, ये जो बुक है आपकी क्षितिज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों को कंबाइन साथ में पढ़ना है बेटा। थैंक यू।